आप सुन रहे हैं महान भारतीय महापुरुष धीरूभाई अंबानी की कहानी। अब तक धीरूभाई अंबानी के यान बाजार देश के हैंडमूल व पावर मूल केंद्रों में पहचान बना चुके थे, पर जब 60 के दशक के आरंभ में उन्होंने विस्कोस बेस्ड धागा चमकी बनाया तो वे अचानक प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच गए। धीरूभाई अपने दल का नेतृत्व उसी तरह करते थे जिस प्रकार संयुक्त परिवार का मुखिया करता है। वे अपने लोगों की कमजोरियों को समझते, खुले दिल से गलतियों को माफ करते व सहायता का अवसर आने पर कभी पीछे नहीं हटते और इसके बदले उन्हें लोगों की पूरी वफादारी मिलती। बात करें ओनली विमल की। मुंबई में धीरूभाई ने वही किया जो वे दूसरों से करने को कहते थे। वे अल्टामाउंट रोड फ्लैट पर खड़ी पुरानी कार में रिलायंस का माल भरते और पूरे शहर में दुकानों पर चक्कर लगाते हुए माल बेचते। रिलायंस ने यही बाजी मार ली। सारा माल सीधे रिटेलर्स तक पहुंचने लगा। आज से पहले खुदरा व्यापारियों को इतने सस्ते दामों पर माल नहीं मिला था। इस तरह बिना किसी प्रचार या विज्ञापन के रिलायंस ने बाजार में पकड़ बना ली। इस दौरान परिवार ने रिलायंस फैब्रिक को विमल का नाम दिया। तीनों अंबानी भाइयों में से सबसे बड़े के पुत्र का नाम भी विमल ही था। अब बात करें मुंबई से गुजरात की, तो मुंबई से मिली प्रारंभिक सफलता से धीरूभाई का आत्मविश्वास बढ़ा और वे ऊंची छलांग लगाने को तैयार हो गए। वे गुजरात लौटे। नरोदा में 15,000 की पूंजी से मिल लगाई गई। धीरूभाई ने मिल के लिए सिंथेटिक फाइबर की बेच खरीद का धंधा शुरू किया। उन्होंने निर्लेन केमिकल से कच्ची सामग्री लेनी आरंभ कर दी, पर 15 ही वर्षों में सब बदल गया। अब वे उसी कंपनी को कच्चा माल देने लगे जिससे वे कच्चा माल लेते थे। 1966 में कहीं जाकर धीरूभाई को ध्यान आया कि उनके ऑफिस के बाहर अपनी नाम पट्टी होना चाहिए। सचमुच उनकी सादगी बेजोड़ थी। तब तक वह नारोदा व अहमदाबाद में 6 दर्जन कर्मचारियों के साथ रैप नेटिंग मशीनों पर वस्त्र उत्पादन भी शुरू कर चुके थे। रिलायंस तेजी से आगे बढ़ रही थी। विमल ने तरक्की की तो दूसरे शहरों के खुदरा व्यापारियों ने दूसरे ब्रांड बेचने छोड़ दिए। वे कहते थे, हम सिर्फ ओनली विमल ही बेचेंगे। धीरे धीरे ओनली विमल का नाम चमकने लगा। हालांकि कुछ सालों बाद वह समय आया जब इसे कंपनी के सूत्र वाक्य के रूप में रिलायंस के अनूठे ओनली विमल शोरूमों के लिए चुना गया। रिलायंस तेजी से आगे बढ़ा। उत्पादन के 4-5 साल में ही बुनाई की 20 मशीनें हो गई। 1972-73 तक बुनाई लूमों की संख्या 154 तक हो गई थी। बात करें पहले पब्लिक इश्यू की, तो 1977 के दौरान उन्होंने पहला पब्लिक इश्यू जारी करने की सोची। तब तक वे स्वयं को क्वालिटी फैब्रिक के उत्पादक के रूप में स्थापित कर चुके थे। इस तरह के भारत में एक नई अर्थव्यवस्था संस्कृति का जन्म हुआ। इसमें पहले सभी व्यवसाय वित्तीय संस्थाओं पर ही निर्भर रहते थे। इन पारंपरिक वित्तीय स्रोतों का प्रयोग करने वाले व्यवसाय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने पैर नहीं टिका सके। सारा लाभ कर्जों की भेंट चढ़ गया। उद्योगपतियों ने निजी संपत्तियां तो बनाई, पर उद्योग धंधे मंदे होते गए। केवल कुछ उद्योग ही जीवित रह सके। धीरूभाई की पहल ने पीआर के माध्यम से सफलता अर्जित की। आलोचना व निंदा के बावजूद रिलायंस ने अपना काम जारी रखा। पूरे भरोसे से निवेश करने वालों ने अपने निवेश का 100 गुना लाभ के रूप में पाया। शेयर व डिबेंचर के मामले में अंबानी ग्रुप लोकप्रिय हो गया। जनता ने धीरूभाई की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की। बात करें पटल गंगा परियोजना की, तो 1968 में विमल ब्रांड की स्थापना हुई थी और उन्होंने 1982 में महाराष्ट्र में पलट गंगा में पॉलिस्टर फाइबर धागे का कारखाना खोला। 1986 से उत्पादन आरंभ हो गया। फिर 1988 में पैरोक्सिलीन उत्पादन के लिए उसमें एक और इकाई जुड़ गई। धीरूभाई नहीं चाहते थे कि उन्हें कच्चे माल के लिए किसी पर निर्भर रहना पड़े। प्रायः बड़े उद्योगपति इस तथ्य पर ध्यान नहीं देते। वे अपने उत्पादन के लिए बाहर से कच्चा माल खरीदते हैं, जिससे उत्पादन की कीमत बढ़ जाती है। धीरूभाई ने इस भूल को नहीं दोहराया। इस तरह उन्होंने अपने उत्पादकों को प्रतियोगी कीमतों पर बाजार में उतारा। वह सफल रहे। विमल फैब्रिक बाजार में हमेशा आगे रहा क्योंकि उनके पास अपना कच्चा माल होता था। धीरूभाई अपने उत्पादों की उत्पादन लागत, ऊपरी खर्चे व अर्थव्यवस्था के सभी तकनीकी पहलुओं की सूक्ष्म जानकारी रखते थे। धीरूभाई कभी भी पुरानी व अप्रचलित परंपराएं तोड़ने से पीछे नहीं हटे। उनका मानना था कि यदि कोई आधुनिक सोच कहीं सार्थक रूप रखती है तो उसे अवश्य अपनाना होगा। उन्होंने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा था, भारतीय उत्पाद आधुनिक होना चाहिए व गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए, किंतु इसकी कीमत बाजार में प्रतियोगी होना चाहिए। उनके उत्पादों में यही चिंतन झलकता था। वे हमेशा दूसरों से तेज व आगे की सोचते थे, तभी उनकी प्रत्येक योजना सफल होती थी। हालांकि किसी की सफलता दूसरों की जलन व निंदा का कारण भी बन जाती है।
यहाँ भी ऐसा ही था, पर उनके आगे कोई टिक न सका। धीरूभाई द्वारा प्रतिभा की खोज टैलेंट हंट का उपाय भी काफी प्रसिद्ध हुआ। वे हमेशा सुयोग्य व्यक्तियों की तलाश में रहते थे। जब वे किसी को अपने काम के लिए उपयुक्त पाते तो उसे निमंत्रित करते। बड़ी ही संतुलित बातचीत होती। अनेक प्रबंधकीय व इंजीनियरिंग प्रतिभाओं को वे अपने यहाँ काम करने की पेशकश देते थे। हालांकि यह काम इतना आसान नहीं होता था, क्योंकि वे पहले ही किसी प्रतिष्ठित संस्था को अपनी सेवाएं देते रहे थे। प्रायः वे अपने मालिकों के दुलारे होते थे। वे इतनी आसानी से जाने पहचाने माहौल को छोड़ने के लिए राजी नहीं होते थे। कई सालों से पुरानी कंपनी के साथ काम करते हुए लगाव होना स्वाभाविक था। वफादारी व निष्ठा का भी प्रश्न होता था। उन्हें लगता था कि कंपनी छोड़ने का मतलब होगा अपने मालिक से गद्दारी। सबसे बड़ी बाधा यह थी कि अपने जीवन में उच्च शिखर पर पहुंच चुके इन सफल लोगों के जीवन में ऊंचे मूल्यों का मोल था। पैसा तो कोई अहमियत नहीं रखता था। वे किसी भी तरह का नैतिक पतन सहन नहीं कर पाते थे, किंतु धीरूभाई किसी न किसी तरह से उन्हें अपने यहाँ लाने में सफल हो जाते थे। उनके लिए यह एक आसान काम हो जाता था। पहले वे प्रतिभा को तलाशते, फिर उसे कहा जाता कि कंपनी के लाभ के लिए रिलायंस टीम को उसकी आवश्यकता है। व्यक्ति अगर विनम्रता से प्रस्ताव ठुकरा देता तो वे उसे हवाई टिकट भेजते व व्यक्तिगत बातचीत के लिए बुलाते। तकरीबन मामलों में तो व्यवसायी धीरूभाई अंबानी से भेंट का अवसर नहीं गंवाते थे। उक्त व्यक्ति को सुविधा दी जाती थी कि वह अपने हिसाब से भेंट का समय रखे। इससे बड़ा ही अनुकूल प्रभाव पड़ता था तथा उस व्यक्ति को लगता कि उसे आदर सम्मान दिया जा रहा था। यही थी एक प्यारी सी बात धीरूभाई अंबानी की। सुनते रहें महान भारतीय महापुरुष धीरूभाई अंबानी की कहानी। मिलते हैं अगले एपिसोड में।